हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 मार्च सेकंड शिफ्ट का जो एनडीएमसी का एग्जाम था DSSB का, उसके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 70 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग लंबाई मान ले L है, चौड़ाई मान ले B है, तो इसका जो योग है वो 70 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है घनाभ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, 15 सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई चौड़ाई की आधी है, यानी कि जो हम लोगों ने हाइट है जो वो हमारी चौड़ाई जो हम लोगों ने मानी थी, या चौड़ाई लिख लें यहाँ पे, चौड़ाई की आधी है, यानी चौड़ाई की जो चौड़ाई है उसकी आधी है। तो हम लोगों को आगे कैलकुलेट करना है कि इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चौड़ाई हम लोगों को दी गई है 15 सेंटीमीटर यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने चौड़ाई की जगह 15, ऊंचाई की जगह 15 लिख दिया। चौड़ाई हमने B मानी थी बटे 2, तो B बराबर 15 गुणे 2, तो हम लोगों को पता चल गया 30 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों की चौड़ाई है। नेक्स्ट, अब हमको लंबाई चाहिए, तो L प्लस B बराबर 70 पता था और B की वैल्यू हम लोगों ने 30 निकाल ली। L प्लस 30 बराबर 70, तो L बराबर 70 माइनस 30, तो L बराबर 40 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को ऊंचाई पता चल गई, लंबाई पता चल गई और चौड़ाई पता चल गई। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अगर इसको A से हम लोग शो करें, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 2 की जगह 2 रहेगा। लंबाई की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई है, 40 आई है। चौड़ाई की हम लोगों की 30 आई है, प्लस चौड़ाई हमारी 30 है, ऊंचाई 15 है, ऊंचाई 15 रख देंगे और लंबाई हम लोग यहाँ पर रख देंगे 40 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1200, ये हमारा हो जाएगा 450 और ये हमारा हो जाएगा 600। इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अंदर जब ऐड करेंगे तो ये 2250 हो जाएगा और इसकी जब गुणा करेंगे 2250 गुणे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें केवल आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि इस घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का योग हमें 70 दिया था, ऊंचाई 15 दी थी। कह रहा था ऊंचाई जो है चौड़ाई की आधी है, तो हम लोगों ने लिख दिया ऊंचाई बराबर चौड़ाई बटे 2। तो यहाँ से हम लोगों ने चौड़ाई निकाल ली, चौड़ाई हमारी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 70 है, तो लंबाई हमने निकाल ली 40 सेंटीमीटर। फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेट कर लिया, तो 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर हमें इकाई के स्थान पर अंक बताना है। तो हमने बताया था जब भी होगा तब घात को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया था तो हमने बताया था घात जो है वो 4 बन जाती है। इसी तरीके से 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा, ये 24 1, तो ये हमारी घात बन गई 1। इसी तरीके से हम लोग 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 7 बार में जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा, यानी घात हमारी जो है वो 4 हो जाएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 58 में इकाई का अंक क्या है, 8 है और घात हमारी क्या बन जाएगी, शेषफल 0 आया था इसलिए 8 की घात 4 गुणे यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 6 है और घात हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि शेषफल 1 आया था। फिर यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 9 है और शेषफल 0 है, यानी घात हमारी 4 हो जाएगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 8 की घात 4 जब करेंगे 8 × 64, फिर 64 का जब करेंगे तो 8 से गुणा तो 32, लास्ट में 2 आएगा, फिर लास्ट में 2 से करेंगे तो 16 आएगा। इसको आप लोग करके इसे देख सकते हैं। तो ये हम लोगों का 6 आ जाएगा। 8 × 64 = 512 और 512 में 8 से गुणा करेंगे तो हम लोगों का जो इकाई का अंक है वो 6 आ जाएगा। 6 की घात 1, इकाई का अंक 6। ऐसे ही 9 की घात 4 करेंगे तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा 1। 9 निमा 81 निमा 729 और फिर 9 की गुणा होगी तो 1 आ जाएगा। 6 की गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा और 36 का जो इकाई का अंक है वो 6 है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसमें सबसे पहले 4 से डिवाइड किया जाता है घात को, और जब हमारा शेषफल 0 आता है तो जो है हम लोगों की घात 4 हो जाती है, और जब शेषफल जो अगर हमारा 0 के अलावा कोई भी डिजिट आता है तो वही घात बन जाती है। तो इसी से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया और यहाँ पर जो हम लोगों की घात आ गई वो यूनिट डिजिट आ गई वो 6 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि एक संख्या 9 2 5 7 और y 8 से पूर्णतः विभाजित है
तो 8 से पूर्णतः विभाजित करने के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरीके से विभाजित है तो हम लोगों की संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5 7 y है। अब अगर हम लोग इसे 8 से डिवाइड करें तो 8 सत्ते 56, तो 7 में से 6 जाएगा 1। और यहाँ पर अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग का पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो 1 नहीं होगी। 2 रखेंगे, 2 भी नहीं डिवाइड होगा। 3 भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग रख के देखेंगे तो 6 अगर रखते हैं तो 8 दूनी 16, तो 6 हम लोगों का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 2 5 7 और y की जगह पर 6 आ जाएगा, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। 8 से पूर्णतः विभाजित की शर्त होती है किसी भी संख्या के लास्ट जो 3 डिजिट हैं वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने विभाजित करके देख लिया तो हमारा 1 आया। अब y की जगह पे हम लोगों ने ऑप्शन ए उठा के रख लिया, 6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि संख्या भी हमारी पूरी पूरी जो है विभाजित हो जाएगी 8 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए तथा बी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया तथा व्यवसाय में क्रमशः 4,000 रुपये तथा 5,000 रुपये निवेश किए। 4 महीने बाद जड भी व्यवसाय में 8,000 रुपये के साथ शामिल हो गया। तो 1 वर्ष के पश्चात, तो जब भी वर्ष की बात होती है तो इसने 4,000 रुपये निवेश किए और कब तक किए, 12 महीने के लिए किए। इसने कितने किए, 5,000 रुपये निवेश किए, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और इसने 4 महीने बाद निवेश किया, यानी 12 में से 4 महीने माइनस हो गए, 8 महीनों के लिए इसने निवेश किया। कितना किया, 8,000 रुपये किया। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब इनका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो जब अनुपात निकालेंगे तो 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4 गुणे 12 अनुपात 5 गुणे 12 अनुपात 8 गुणे 8। तो ये जब हम लोगों का आ गया, अब हम लोग जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा बन गया 12 अनुपात 15 अनुपात 16। तो हम लोगों ने जब अनुपात में कन्वर्ट किया तो 12 अनुपात 15 अनुपात 16 आया। अब कह रहा है 1 वर्ष के पश्चात उन्होंने 3655 रुपये लाभ कमाया, यानी तीनों ने मिलकर 3655 रुपये लाभ कमाया। तो हमने मान लिया इसने 12x, इसने 15x और इसने 16x का जो है लाभ कमाया, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट होता है, हम लोग बात कर चुके हैं, जितना भी इन्वेस्ट किया जाता है उसी के अनुपात में हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने 12x, 15x और 16x का मान लिया कि इनको लाभ मिला, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3655 के बराबर है। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 43x हो जाएगा और ये 3655 हो जाएगा। ये x बराबर 3655 बटे 43 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 85। तो x की जो है वैल्यू आ गई 85। अब हमसे पूछ रहा है कि b के लाभ का हिस्सा क्या है। तो b का क्या था, 15x था, यानी कि जो b का लाभ का हिस्सा हो जाएगा वो 15 और x की वैल्यू 85। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1275 हम लोगों का आ जाएगा, जो कि b के लाभ का हिस्सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो भी चीज़ इन्वेस्ट की जाती है उसी के अनुपात में हमें लाभ मिलता है। जैसे 4,000 इन्वेस्ट की इन्होंने 12 महीने के लिए, 5,000 12 महीने के लिए और 8,000 जो है 4 महीने बाद जड़ आया था, इसलिए 8 महीने के लिए इन्वेस्ट की। फिर हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया इनका, तो 12 अनुपात 15 अनुपात 16 आ गया। तो 12 15 16 के अनुपात में अगर मनी इन्वेस्ट हुई है तो लाभ भी 12x 15x और 16x होगा। टोटल लाभ का जो अमाउंट था वो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 3655 रुपए। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 85 निकाल ली। जब x की वैल्यू पता चल गई तो 15x यानी b का हिस्सा हमें चाहिए था, b का लाभ, तो b का लाभ 15x था, तो 15 और 85 को गुणा कर दी तो 1275 हम लोगों को b का लाभ प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें J1 J2 की 2 कंडीशंस दी गई हैं और इसमें हम लोगों से पूछा गया है J1 और J1 माइनस J2 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है J1 क्या है, A2 A3 A4 और A8 की मांग का औसत है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं A2 A2 A3 A4 और A8। अब A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख देते हैं 40 है। इसके बाद A3 की वैल्यू कितनी है, 120 है। इसके बाद A4 की वैल्यू कितनी है, 18 है। और इसके बाद A8 की वैल्यू कितनी है, 20 है।
ये A8 की वैल्यू 20 है। अब हम सबको जोड़ लेते हैं क्योंकि इनकी मांगों का औसत पूछ रहा है, तो हम लोगों ने इनको ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड का साइन लगाएंगे और टोटल जो हम लोगों का आया है वो 198 आएगा, क्योंकि 8 और ये 19 हो जाएगा, तो 198 हम लोगों का आ गया। अब हमने बात की थी पहले एक वीडियो में, हम लोग बात कर चुके हैं कि 1 डिग्री जो है वो हमारा 5/18% के बराबर होता है। जब 1 डिग्री 5/18% के बराबर होगा तो 198 डिग्री कितना होगा, 5/18 गुणे 198 और प्रतिशत का साइन लगा रहेगा। तो 198 डिग्री की वैल्यू पता चल गई हमें, 5/18 गुणे 198%। अब आगे हमसे कह रहा है कि इनका जो है औसत पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जो है हम लोगों को दिया गया है, कुल मांग 36,000 है और तो 198 डिग्री का निकाल लेंगे, तो 5/18 गुणे 198, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और 36,000 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 और 5 की गुणा 100 हो जाएगी और 198, यानी कि ये जो हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 गुणे 198 गुणे 20। अब ये हमारा जो है टोटल आया है, जितना भी हम लोगों ने टोटल निकाला क्योंकि इन सबको ऐड किया है, तो हमारा टोटल जो आया 5 गुणे 198 गुणे 20 आया है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इनका जो औसत कितना होगा, औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो होता है और जितने नंबर जितने लोग होते हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 की गुणा यानी 25 गुणे 198 आया। इनकी जब गुणा करेंगे तो 4950 आ जाएगा, यानी J1 की जो वैल्यू है वो 4950 हम लोगों को प्राप्त हुई। सबसे पहले हम लोगों को A2 की वैल्यू लिखी, A3 की लिखी, A4 की लिखी, A8 की लिखी और चारों को ऐड कर दिया। अब चाहे आप यहीं से औसत निकाल लें या फिर हम लोगों ने लास्ट में औसत निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया, चाहे तो आप यहीं पर 4 से डिवाइड कर लें। फिर 1 डिग्री होता है वो 5/18% के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर होता है, तो 1 डिग्री जो है वो 100/360 होगा, यानी कि 5/18% के बराबर होगा। अगर 1 डिग्री 5/18% के बराबर है तो ये हमारा 198 डिग्री था, तो 198 डिग्री 5/18 गुणे 198% के बराबर होगा। प्रतिशत का साइन हटाया, 100 से मल्टीप्लाई किया, टोटल हमारा 36,000 था, में 198 डिग्री निकालना था तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमारा आ गया 5 गुणे 198 गुणे 20। औसत चाहिए था इसलिए 4 से डिवाइड किया, तो ये आ गया 25 गुणे 198 और J1 की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 4950। अब जब हमें J1 की पता चल गई, अब हम लोग J2 की निकाल लेते हैं। J2 की कह रहा है A7 तथा A1 की मांग के बीच का अंतर, यानी A7 माइनस A1 की मांग का जो अंतर है उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे निकालनी है, A7 माइनस A1। तो A7 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, A7 की वैल्यू 50 है, A1 की वैल्यू कितनी है 36 है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 डिग्री आ जाएगा। फिर सेम वही चीज़ हम लोग लगाएंगे, 1 डिग्री जो है हमारी 5/18% के बराबर होती है, इसलिए हमारी 14 डिग्री जो है वो 5/18 गुणे 14% के बराबर हो जाएगी। अब टोटल हमारा था यहाँ पर 36,000, तो 36,000 गुणे 5/18 गुणे 14, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 18 दूनी 36, ये 20 हो गया, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और यानी ये 20 हो गया गुणे 14, यानी कि ये हमारा आ गया 1400। अब ये J2 की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 1400। अब हमको चाहिए है J1 माइनस J2 की वैल्यू। J1 की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके थे, J1 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो आई थी 4950 और J2 की वैल्यू हमारी आई है 1400। तो हमें J1 माइनस J2 चाहिए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं J1 माइनस J2, तो 4950 थी J1 और J2 हमारी है 1400, माइनस करेंगे 0 5, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 3550, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल इसमें कैलकुलेशन थी। अगर कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है तो इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने J1 निकाला, J2 निकाला और इनको माइनस कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया। बस आपको याद रखना है कि 1 डिग्री जो है वो 5/18% के बराबर होती है। औसत से डिवाइड करने के लिए जो टोटल हमारा होता है, नीचे नंबर्स जितने भी होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का औसत पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि दूध तथा पानी के 84 लीटर मिश्रण में 30% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 60% बनाने के लिए कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए। तो देखो, हम लोगों ने बात की थी कोई भी चीज़ है वो 100% होती है या एक भाग होती है, तो यहाँ पर प्रतिशत में बात हो रही है, तो टोटल जो है हमारा 100% है। 30% दूध है यानी 70 पानी है।
अब क्या कह रहा है, 60 पानी बनाना है तो दूध कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अनुपात निकाल लेंगे तो ये हमारा अनुपात 3:7 हो जाएगा, ये अनुपात हमारा 4:6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि कितना और दूध मिलाना चाहिए, यानी कि जो हम लोगों को मिलाना है वो दूध मिलाना है, तो दूध की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए, जबकि पानी की मात्रा हमारी सेम होनी चाहिए, क्योंकि पानी को हम लोग नहीं मिला रहे हैं। तो जो पानी का अनुपात है यहाँ पे हम लोग इसे बराबर कर लेते हैं। अगर हम इसमें पहले वाला जो अनुपात है 3:7, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और 4:6 में अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 18:42 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा साथियों को 28:42। अब हमारी जो है पानी की मात्रा सेम हो गई और दूध की मात्रा हमारी जो है 18 से 28 हो गई, जो दूध ऐड किया गया वो हमें मात्रा पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि 84 लीटर मिश्रण था हमारा, जिसमें हमारा 18 दूध था और 42 पानी था। हम लोगों ने जो अभी कैलकुलेट किया, यानी 18x प्लस 42x मिलाकर हम लोगों का जो टोटल था वो 84 के बराबर था। तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 60x बराबर 84 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 84/60 हो जाएगा, 6 दशावन 60, 14 6 84, तो 14/10 हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। अब अगर ये हमारा 18x था पहले और अब हमारा हो गया है 28x, यानी कितनी की बढ़ोतरी हुई है, कितना हम लोगों ने दूध मिलाया है, तो 10x दूध मिलाया है। तो ऐड जो मात्रा हुई है दूध की वो 10x हुई है। x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 14/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 14 लीटर हम लोगों का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को पता था कि 30% दूध है, तो हम लोगों को पता चल गया कि पानी जो है वो 70% है। हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया, 3:7 है। फिर कह रहा है 60% बनाने के लिए, यानी कि जो पानी है वो हमारा 60 हो गया, दूध हमारा 40 हो गया। और हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं कि दूध मिलाना चाहिए, यानी हम लोग दूध ऐड कर रहे हैं, तभी हमारा जो है पानी का प्रतिशत कम हो रहा है। तो पानी हम लोगों ने ऐड नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने पानी की मात्रा को जो अनुपात है उसको सेम कर लिया, 42 6 से मल्टीप्लाई किया और 7 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारा अनुपात पता चल गया 18:42 और 28:42। तो ये पहले का है, जो 18:42 है ये पहले का अनुपात है, और इसकी जो टोटल मात्रा हमको दी है वो 84 लीटर दी है क्वेश्चन में। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो x की वैल्यू 14/10 निकाल ली। अब पहले हमारा 18x था दूध, अब हमारा 28x हो गया, यानी 10x दूध हमने ऐड किया। x की वैल्यू 14/10 थी, हम लोगों ने रग पुट कर दी और 14 लीटर हम लोगों को पता चल गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राहुल जो है 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है, 4200 मीटर की एक दूरी तय करने में यह कितना मिनट लेगा। तो यहाँ पर ये भी मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, यानी कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय बराबर दूरी हमारी है 4200, चाल है हमारी 60, तो ये 6 7 42, यानी आ गया हमारा 70 सेकंड। अब 1 सेकंड में हमारा होता है 1/60 मिनट, क्योंकि हमें पता है 1 सेकंड में 1/60 मिनट होता है, तो 70 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 70/60 मिनट, 0 से 0 कैंसिल, यानी 7/6 मिनट। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि की बात की थी हम लोगों ने, फार्मूला होता है 2πr, इसकी वैल्यू हमने दे रखी है 222, तो 2 × 22/7 × r बराबर 220, तो 22 से ये कैंसिल हो गया 10, 2 से कैंसिल हुआ तो 5, तो r की वैल्यू हमें पता चल गई 35। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एरिया पूछ रहा है। एरिया का फार्मूला होता है πr², पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35, फिर r की वैल्यू 35, 7 × 5 = 35। अब हम लोग इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 × 35, 110 और 35 की मल्टीप्लाई हमारी आ जाएगी 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2πr की वैल्यू दी थी तो हम लोगों ने r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। r की वैल्यू हम लोगों को किया गई 35 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, r की वैल्यू को पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को एक ग्राफ दे रखा है और इसमें हम लोगों से कह रहा है कि S1 जो है, S1 और S2 में जीवन खेलने वाले छात्रों की संख्या का औसत 50 है। स्टेटमेंट हम लोगों को बताने हैं कि सही है या गलत है। तो S1 और S2 में जो जीवन खेलने वाले छात्रों की संख्या का औसत 50 है, तो S1 जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, S1 वाला जो है ये हमारा बिंदी वाला है और जीवन की बात की जा रही है, यानी 40।
फिर H2 की बात की जा रही है, H2 हमारा ये है और जीवन में ही बात की जा रही है यानी 60, टोटल हो गया 100। अब औसत निकालने के लिए 2 थे तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 50 आ गया। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही हो गया क्योंकि औसत 50 से कह रहा था। फिर क्या S1 में G3, तो S1 हमारा ये था और G3 हमारा ये है तो 30। फिर कह रहा है H2 में G3, तो H2 में G3 हमारा यही रहा और H2 हमारा ये है 15 का खेलने वाली विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 2:1 है तो अनुपात निकाल देंगे। 15 कम 15 दूनी 20, यानी जो अनुपात आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। और यानी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो वैल्यूज हमको दी थी वो हम लोगों ने पुट कर दी और कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 रुपए के एक मूलधन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और यदि ब्याज की प्रतिवर्ष दर 10% है तो 6 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों से मिश्रधन पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा। चूंकि यहाँ पे साधारण ब्याज की बात की जा रही, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है 20,000, दर हमारी कितनी है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 दी है और समय कितना है 6 है। सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्व जब गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 12,000 रुपये। अब हमें ब्याज पता चल गया 12,000 रुपये। क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था, मूलधन 20,000 था, ब्याज कितना है 12,000, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32,000 रुपए, जो कि हमारा मिश्रधन है वो हमारा आ जाएगा 32,000 रुपए। तो इसमें साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दिया, ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया 12,000 रुपए आ गया। जब ब्याज 12,000 पता चल गया, मिश्रधन निकालना था तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन का फार्मूला होता है, तो मिश्रधन निकाल लिया 32,000 रुपए, हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 34 संख्याओं का औसत 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में से एक संख्या L को घटा देते हैं तो औसत 35 हो जाता है, L का मान ज्ञात कीजिए। तो 34 संख्याओं का योग निकाल लेंगे सबसे पहले। 34 संख्याओं का औसत 53 है, तो योग का हमने बताया था दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, 34 गुणे 53 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1802। तो अब हमें 34 संख्याओं का योग पता चल गया 1802। अब कह रहा है यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या L को घटा देते हैं, यानी L जो है प्रत्येक संख्या में घटाएंगे तो ऐसे L ऐसे 34 बार L घटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल हमारी 34 संख्या है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 34 L हम लोग माइनस कर देते हैं उसमें से, तो औसत 35 हो जाता है। तो हमारी जो पहले योग आया है 1802, इसमें से अगर हम 34 L माइनस कर देते हैं तो हमारा जो औसत है वो हमारा हो जाता है 35, और संख्या हमारी कितनी थी 34, क्योंकि 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत हो जाता है 35। कह रहा था कि जो टोटल हमारा है 1802, अब प्रत्येक संख्या में से L माइनस करना है। संख्याएं थी हमारी 34, यानी 34 L हमको सब में से माइनस करना है और फिर 34 से डिवाइड करेंगे तो औसत हमारा हो जाएगा 35। तो अब हमको L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं, 1802 माइनस 34L बराबर 34 गुणे 35। 34 और 35 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1190। 1802 माइनस 34L, इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1190 बराबर 34L। तो इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 612 बराबर 34L। 34 से 612 को डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, यानी L बराबर 18। यानी जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग को टोटल योग निकाल लेंगे। टोटल योग हमारा आ गया 1802। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में से 34 को घटाया जाता है। संख्याएं हमारी थी 34, यानी L को 34 बार घटाया जाता है, तो टोटल 34 L माइनस किए जाते हैं। 1802 में से 34 L माइनस किया गया तो औसत 35 हो जाता है। तो औसत बनाने के लिए जितनी संख्याएं थी उससे डिवाइड किया तो औसत हमारा 35 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो L की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी भाग हल करते हैं। तो ये 98 भाग 4 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 6 गुणे 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं पॉइंट से बचने के लिए, और ये 6 गुणे 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49।
तो 49 प्लस 5 माइनस 12, 49 और 5 54 माइनस 12 यानी 42। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोग भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यहाँ पे अगर हम लोग भाग करते तो दशमलव में आता, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो हमारा जो वैल्यू है पूरी पूरी 49 आ गई। फिर हम लोगों ने 49 में 5 ऐड किया, 12 माइनस कर दिया, यानी 42 हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक दुकानदार एक मेज को 50% हानि पर बेचता है। तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर सबसे पहले जो उसका क्रय मूल्य है वो x है। अब कह रहा है 50% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो x पर 50 की हानि हुई, तो यानी 50 बचा, 50/100। तो जो हमारा यहाँ से जो हमारा विक्रय मूल्य आ गया वो 50x/100 आ गया। अब कह रहा है यदि उसने 120 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसने पहले कितने में बेचा था? 50x/100 में बेचा था। अगर इसमें वो 120 रुपये और बेचता, अगर अधिक 120 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 30% की हानि होती। तो जो उसका क्रय मूल्य था x, उस पर उसे हानि कितनी होती? 30, यानी 70 बचता हमारा 70x/100। तो जब 30% की हानि होती तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाता 70x/100। तो 40% लाभ कमाने के लिए पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 70x/100 माइनस 50x/100, पक्षांतर कर दिया, इधर से इधर गया तो ये माइनस में हो गया, बराबर 120। तो 20x/100 बराबर 120। तो ये कैंसिल किया, 6 यानी x बराबर 600। अब हमें पता चल गया जो इसका क्रय मूल्य था वो 600 रुपये था। पहला 40% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 600 है, इस पे लाभ कमाना 40 का, यानी 140, 100 प्लस 40/100। इसके बारे में काफ़ी बातें की हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 840 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि क्रय मूल्य जो था वो x था। अब 50% की हानि हो रही है, यानी जो विक्रय मूल्य है हमारा वो 50x/100 हो गया। 100 में से 50 गया तो 50 बचा। तो विक्रय मूल्य कह रहा है अगर 120 रुपये अधिक होता, 50x/100 था, यानी 50x/100 प्लस 120 होता, तो 30% की हानि होती, यानी कि विक्रय मूल्य 100 माइनस 30 70/100 होता। बराबर करके x की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल लिया। अब 600 पर 40% का लाभ चाहिए, तो 600 × 140/100 करके हम लोगों ने इसका लाभ निकाल लिया। तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 840 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि p बराबर 25x तथा q बराबर 20x, तो p q से कितना है? 25x ये है और ये 20x है, कितना अधिक है? तो हम लोग देख लेते हैं, 5x अधिक है। तो प्रतिशत अधिकता के लिए क्या करते हैं? जितना अधिक है वो ऊपर लिखते हैं, किससे अधिक है वो नीचे लिखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें प्रतिशत अधिकता पता चल जाती है। तो अधिक कितना है? 5x अधिक है। और किससे अधिक है? तो 20 से अधिक है, गुणे 100, x से x कैंसिल, 20 पंचे 100, तो ये हमारा हो जाएगा 25, यानी कि 25% अधिक है पी क्यू से। तो आंसर हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25x हम लोगों को वैल्यू दी थी, बी क्यू की वैल्यू 20x दी थी, माइनस कर लिया तो 5% अधिकता आ गई। जब हम लोगों को अधिकता पता चल गई तो 5x अधिक है, किससे अधिक है? तो ये हमारा 20x से अधिक था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 25% आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 8, 35, 7 तथा 31 को में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो परिणामी संख्या है वो एक समान पाद में हो जाए। यानी 8 है, 35 है, 7 है और 31 है, जो इनका अनुपात है, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो अनुपात है वो आप लोगों का बराबर हो जाए। तो इसमें हम लोग x जोड़ देते हैं, इसमें x जोड़ देते हैं, इसमें x जोड़ते हैं और इसमें x जोड़ते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वही हम लोगों का संख्या है जो जोड़ी जानी चाहिए। या फिर दूसरा तरीका है 28/35 बराबर 7/31। आप एक एक ऑप्शन को रख के यहाँ पर पुट करके देख लें, जिससे आप लोगों का आंसर आ जाए वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे 2 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 37। तो 10/37 बराबर, इसमें 2 ऐड करेंगे 9/33, तो ये हमारा बराबर नहीं आया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 5 रखते हैं तो 13, 8, 5, 13, 35, 5, 40, 7, 5, 12, 31, 5, 36, ये भी हमारा बराबर नहीं आया। अब हम लोग लास्ट वाला 1 रख के देख लेते हैं, तो 8 + 1 यानी कि 9 हो गया, 35 + 1 यानी 36 हो गया,
7 + 1 यानी 8 हो गया, 31 + 1 32 हो गया। तो ये डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया, ये डिवाइड किया तो 1/4, तो 1/4 बराबर 1/4 यानी कि जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस मेथड को हम लोग अवॉइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उनमें एक एक करके रख के देख लेते हैं, तो हमारा आंसर जो है वो जल्दी हम लोगों को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सभी वर्षों में कार्य की दिनों की संख्या का औसत क्या है। तो सभी वर्षों में कार्य के दिनों की जो संख्या है उसका औसत पूछा गया है। तो पहले दिन 100 है, फिर 250, फिर 350, फिर 300, फिर 200, इनको ऐड करेंगे तो ये 0, 5 5 10, 1 2 2 4 3 7 3 10 2 12, तो टोटल जो है वो हमारा 1200 आ गया। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, औसत निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी वर्षों में कार्य के दिनों की संख्या का जो औसत है वो 240 हो जाएगा। सिंपल सा सबको जोड़ के हम लोगों ने 5 थी हम लोगों की, इसलिए 5 कंपनियां थी इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों का औसत आ गया 240। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन में, ए 5 दिन में करता है, बी जो है 20 दिन में करता है, और दोनों अल्टरनेट करते हैं। जैसे पहले ए ने किया, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। तो पहले दिन अगर ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोगों का ये आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो 20, 5 चौकू 20, 1 यानी 5/20 यानी कि 1/4। अब 1/4 भाग काम पूरा हो गया कितने दिनों में, 2 दिन में, क्योंकि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया। तो 2 दिन में अगर 1/4 काम पूरा हो जाता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 1/4 काम अगर पूरा होता है 2 दिन में, तो एक काम कितने दिन में होगा, यानी 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से इधर कर देंगे, तो एक काम पूरा होगा वो हमारा पूरा हो जाएगा 8 दिन में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें से केवल यही समझने वाली बात थी कि पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 2 दिन में दोनों लोग मिलकर 1/4 काम कर देते हैं। तो 2 दिन में अगर वो 1/4 काम कर देते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं, 2 दिन में अगर काम पूरा हो रहा है 1/4 तो पूरा काम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा पूरा, यानी एक काम पूरा हो जाएगा हम लोगों का 8 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोगों को स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इनका वर्गमूल जो है ये होगा, ये पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वर्गमूल सीधे इसका अगर स्क्वायर कर दे तो हमको ये मिलना चाहिए, तो √2 + √3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये a² + b² यानी √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 2 √a√b, तो ये 2 + 3 + 2 √6, तो 5 + 2 √6, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है √15 + 4 √14 बराबर √x + √y। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 9 + 5 में 9 5 14 होता है, प्लस 4 √14। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अंडर ये 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 4 इसको हम लोग 2 में बदल देते हैं, 2 × 2 √14। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है स्क्वायर नहीं बन पा रहा है, यानी कि ये वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा, तो हम लोग रूट और √xy की वैल्यू नहीं निकाल सकते पूरी, यानी कि x + y 15 नहीं आएगा और xy 50 नहीं आएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और इजली आप लोग इसको जो है x + y की वैल्यू रख के, xy की वैल्यू रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो है स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट चाहे आप इसका वर्गमूल निकाल लें या फिर आप इसका स्क्वायर कर दें, दोनों एक ही बात है। हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया, हमारे जो है संख्या ये प्राप्त हो गई, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में एक नाव धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर, धारा के अनुकूल की दूरी, यहाँ पे लिखा है एक नाव 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल की दूरी 120 मिनट में तय करती है। तो हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और जब अनुकूल होगा तो हमारी जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी, और जब प्रतिकूल होगा तो हमारी चालें जो है आपस में घट जाती हैं। तो धारा के प्रतिकूल जाता है कितना, 2 किलोमीटर, तो
दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, और प्रतिकूल जा रहा है इसलिए जो है हमारी चाल जो है आपस में घट जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने x और y मान ली, जहाँ पर x हमारी नाव की गति है और y हमारी धारा की गति है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी गति नहीं दी गई है इसलिए हम लोगों ने इसे x और y मान लिया। अब कह रहा है 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो 4 हमारा ऊपर हो गया, अनुकूल जा रहा है इसलिए हमारी जो चालें हैं वो जुड़ गई, और दोनों का समय जो है वो कह रहा है 120 मिनट यानी 120/60 घंटे, तो ये हमारा आ गया 2 घंटे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब ऐसे ही हम लोग दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल में हमारी चालें घट जाएंगी। 6 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल में हमारी चालें जुड़ जाएंगी, जो कि 210 मिनट है यानी 210/60। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 यानी 7/2 घंटे। अब अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकाल ले तो स्थिर जल में हम लोग नाव की गति को निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इसको डिवाइड करेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए इजीली आप लोग ये कोशिश करें कि x माइनस वाई की ऐसी वैल्यू x और y की पुट करें कि ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 2 लाना है, यानी ये 1 और ये 1 मिलकर 2 बना सकता है, तो हम लोग ऐसी वैल्यू को रखने की कोशिश करेंगे कि इसको भाग करने पर 1 मिल जाए और इसको जोड़ने पर 1 मिल जाए। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 3 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 का 2 से भाग 1 आ जाएगा। ऐसे ही 3 + 1 4 हो जाएगा और 4 का 4 से भाग 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 घंटे आ जाएंगे। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर भी रख के देखते हैं, अगर इसमें ये वैल्यू अगर यहाँ पर सही बैठ गई, दोनों हम लोगों के पक्ष बराबर हो गए, तो हम लोगों की जो x और y की वैल्यू वो 3 और 1 सही हो जाएंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 - 1 यानी 4/2 प्लस 6/4, तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 आ गया, ये 2 तिया 6, 2 दूना 4 यानी 2 + 3/2, तो 2 दूना 4 3 7/2 घंटे, यानी कि ये हमारी जो है इक्वेशन यहाँ पर भी संतुष्ट हो गई, यहाँ पर भी संतुष्ट हो गई, यानी कि x की वैल्यू हमारी 3 हो गई और y की वैल्यू हमारी 1 हो गई। यानी और पूछ रहा था नाव की गति, तो नाव की गति हमने x मानी थी 3, तो हमारा जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे यही इजी मेथड होता है कि हम लोग x और y की वैल्यू को पुट करने की कोशिश करें और जो हमारी इक्वेशन है उसको संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा 2 घंटे लाने थे, यानी कि इजीली हम लोग 1 और 1 यहाँ पर बना सकते थे। हम लोगों ने देखा ये 2 था, यानी 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 - 1 रख दें, 4 को 4 और 3 + 1 4 होता है, तो हमारा 2 आ रहा था। उसी फिर हम लोगों ने 3 और 1 वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर भी हम लोगों की इक्वेशन संतुष्ट हो रही थी, यानी x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारी नाव की गति जो है वो 3 हो गई और धारा की गति जो है वो 1 हो गई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें हम लोगों से कह रहा है, एक हम लोगों को इक्वेशन दी गई है और इसका मान पूछा गया है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या को पहले छोटी को बाद में, इसी तरीके से लिखा जाता है, पहले जो है वो बड़ी संख्या आती है फिर छोटी संख्या आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि प्लस है इसलिए कोई भी यहाँ पर जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी में चेंज कर लिया। फिर अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए परमीकरण करते हैं हम लोग। एक बार इस बारे में बात की थी, परमीकरण के लिए इसके जो चिन्ह है उसको बदल के मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √4 - √3 बटे √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और इसमें से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी √4 - √3 बटे 1, यानी कि √4 - √3। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो मान आ गया √4 - √3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो √5 - √4 आ जाएगा। केवल चिन्ह बदल जाता है, अगर हम लोग परमीकरण करते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है। अगर अपॉन में 1 है तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे √4 से √4 कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, √6 से √6 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा बचा माइनस का √3 प्लस √7, जो कि हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, √7 - √3 या फिर -√3 प्लस √7 एक ही बात है, तो ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए परमीकरण किया जाता है। हम लोगों ने 1 को परमीकरण करके देखा तो 1/√4 प्लस √3 का मान हम लोगों का आ गया √4 - √3। इसी तरीके से बाकी सबका भी मान, केवल यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा और ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये √5 - √4
4 हो गया, ये √6 माइनस √5 हो गया। अब हमने देखा सारी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस √3 बचा और ये प्लस √7 बचा, यानी इसको प्लस √7 और माइनस √3 लिखा जा सकता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन मैच हो गया ऑप्शन नंबर बी से, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, √7 माइनस √3। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।